गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जिस तरह से अभी आपको पता है कि हम लोग मांग के सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, दैट वी आर डिस्कसिंग द लॉ ऑफ डिमांड। तो उसी के कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको पिछले हफ्ते भी भेजे थे और इस हफ्ते भी हमने कल ही एक टेस्ट किया है जिसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता संतुलन और इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र के बारे में हमने उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को हल किया है। अभी भी एक दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस टेस्ट को नहीं किया है, तो मैं फिर से उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से उस टेस्ट को करके मुझे भेजें। तो आज का ये होमवर्क मैंने आपको भेजा है। तो लॉ ऑफ डिमांड को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। मांग के कोई 3 निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स ऑफ डिमांड दैट डिटर्मिन डिमांड। सो सबसे पहले है वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। साधारणतः जब अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग की जाती है। तो ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने पूरक वस्तुओं और स्थानापन्न वस्तुओं को बारे में डिस्कस किया था। तो अगर मैं पूरक वस्तुओं की बात करूं, जैसे कि पेट्रोल और कार, वो एक दूसरे को पूरा करती हैं कि जैसे जैसे एक की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे की मांग कम हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो कारों की मांग में कमी आ जाती है, और इसी तरह से अगर पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है तो कारों की मांग भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए ये आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर देखिए स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तुएं, यानी कि जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं, जैसे कि चाय के स्थान पे कॉफ़ी। अब यहाँ क्या होगा कि अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि अब चाय महंगी हो गई है तो हम कॉफ़ी की अधिक मांग करेंगे। तो ये संबंधित वस्तुओं के ऊपर भी जो है वो मांग निर्भर करती है। और फिर आती है उपभोक्ताओं की रुचि और प्राथमिकताएं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं की रुचि और फैशन आदतें आदि का मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की रुचि अधिक बढ़ जाती है उसकी मांग भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत रुचि कम होने पर मांग कम हो जाती है। तो इसको आप पढ़िएगा। इसके बाद मैंने आपको एक और प्रश्न भेजा है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। मांग वक्र क्या है? मांग का ढलान किन परिस्थितियों में धनात्मक होता है? देखिए अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक होता है, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें मांग वक्र का जो ढलान है वो धनात्मक होगा, यानी कि मांग के नियमों के अपवाद कौन कौन से हैं। मांग वक्र एक ऐसा वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। बिकॉज हमारे पास कुछ इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा इस लेक्चर को आसान बनाना चाहूँगा। तो मांग के नियम के अपवाद देखें। इसका ढलान धनात्मक क्यों होता है? जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम कीमत को ले रहे हैं और ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हम मांग को ले रहे हैं, और ये देखिए कि डिमांड कर्व ऊपर की ओर जाए, इंस्टेड कि ये नीचे की ओर हो, इस तरह से आए, ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये किन कारणों की वजह से होगा? अनिवार्य वस्तुएं। देखिए अनिवार्य वस्तुएं, चाहे गेहूं, चावल, दालें, घी, इनकी कीमत जो भी हो आपको उन्हें खरीदना पड़ेगा। तो मांग का नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा, ये मांग के नियम का एक अपवाद है। वस्तुओं की दुर्लभता का डर। बेनहम के अनुसार जब किसी वस्तु की आने वाले समय में कमी के कारण, स्कैरसिटी हो जाने के कारण वर्तमान में उसकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे भारत में मिट्टी का तेल, डीजल, सीमेंट, रासायनिक खाद, कोयले, वस्तुओं की दुर्लभता का डर प्रत्येक समय बना रहता है। यदि इन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए तो इनकी मांग भी बढ़ जाती है। गिवन वस्तुएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में। ये आपको फाइनल पेपर में भी कई बार 1 या 2 नंबर के अंदर वो पूछ लेते हैं। तो गिवन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर उनकी मांग और कीमत गिरने पर उनकी मांग
कम मांग की जाती है। यानी कि जैसे जैसे उनकी कीमत बढ़ेगी उनकी मांग अधिक की जाएगी, और जैसे जैसे उनकी कीमत कम होगी उनकी मांग कम की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज की कीमतें कम हो जाती हैं तो आवश्यक नहीं है कि उपभोक्ता उनकी अधिक मात्रा खरीदें। कीमत कम होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिससे वह उत्तम अनाज, गेहूं, चावल आदि खरीदने में उपयोग करता है। तो जैसे उनकी कीमत कम होगी तो उन्हें कम खरीदा जाएगा, और जिससे मोटे अनाज की मांग कम हो जाएगी। इस प्रकार घटिया वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता। यह ध्यान रहे कि सभी घटिया वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद नहीं हैं, अर्थात सभी घटिया वस्तुएं गिफन नहीं होती। वे सभी घटिया वस्तुएं घटिया होती हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात आय में परिवर्तन होने से जिनकी मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, यानी कि आय बढ़ने से मांग कम हो जाए और आय कम होने से मांग बढ़ जाए। परंतु मांग का नियम केवल उन घटिया वस्तुओं पर लागू नहीं होता जिनका धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक आय प्रभाव से कम है। जिन घटिया वस्तुओं का ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से कम है, उन पर मांग का नियम लागू होता है। इसके बाद उपभोक्ता की अज्ञानता। कई बार अज्ञानता की वजह से भी हम सोचते हैं कि जो महंगी वस्तुएं हैं वो श्रेष्ठ हैं और जो सस्ती वस्तुएं हैं वो निम्न कोटि हैं। तो इन मामलात में भी जो है वो मांग का नियम लागू नहीं होगा। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, यह नियम मिथ्या आकर्षण, स्नॉब अपील वाली वस्तुओं पर भी लागू नहीं होता। कुछ वस्तुएं जैसे आयातित कार, इंपोर्टेड कारें होती हैं, बहुमूल्य हीरे जवाहरात होते हैं, कीमती कालीन इत्यादि, इन सब के ऊपर भी हमने देखा है कि मांग का नियम लागू नहीं होता। सो एसेंशियल कमोडिटीज, उसके बाद वस्तुओं की दुर्लभता का डर, स्कैर्सिटी ऑफ द गुड्स, गिफन गुड्स, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, और उसके बाद हमारे पास हैं लग्जूरियस गुड्स यानी कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। ये मांग के नियम के अपवाद हैं। इस प्रश्न को आप कीजिए और शाम तक मुझे करके भेजिए। धन्यवाद।